नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। और इस अध्याय का जो दूसरा खंड है क्रांति की शुरुआत, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। यदि पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वह वीडियो ढूंढने में किसी भी प्रकार का प्रयत्न न करना पड़े। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई। हमने देखा था कि 5 मई 1789 को फ्रांस के तत्कालीन शासक लुई 16 के द्वारा एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई थी और तीसरे वर्ग के लोगों ने उसका विरोध करते हुए अपने आप उस सभा का बहिष्कार किया था और अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में गठित कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए आज की इस वीडियो में हमें बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मैं अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का अध्ययन। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। दोस्तों, जब 1789 ईस्वी में तीसरे वर्ग ने एस्टेट जनरल की मीटिंग का बहिष्कार किया तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में संगठित कर लिया था। और इस प्रकार 1791 क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नेशनल असेंबली अस्तित्व में आई, उसने 1791 ईस्वी में फ्रांस के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। और इस नए संविधान के अनुसार जो राजा की सत्ता थी उसे अलग अलग संस्थाओं के बीच, अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका के बीच विभाजित कर दिया गया था। सत्ता के विभाजन का ये वह तरीका था दोस्तों, जिसे क्रांति से पहले मोंटेस्क्यू ने अपने दर्शन शास्त्र के द्वारा सामने रखा था। और इसी दर्शन शास्त्र के आधार पर जब अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में नई सरकार का गठन किया गया था, जिसमें कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन था। दोस्तों, 1791 में फ्रांस में जो नया संविधान तैयार किया गया, उसे तैयार करने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। और इस नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, क्योंकि सबसे पहले नागरिकों के द्वारा एक निर्वाचन समूह का चुनाव होना था और उसके बाद यह निर्वाचित सदस्य संविधान का गठन करते या नेशनल असेंबली का चुनाव करते। इस प्रकार दोस्तों, हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली में नागरिकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहले वो जिन्हें सक्रिय नागरिक माना गया और दूसरे वो जिन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया। सक्रिय नागरिक वे नागरिक थे जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी और जो पुरुष थे। महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। आयु 25 वर्ष हो और पुरुष हो और साथ ही अपनी आमदनी से वह 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को कर देता हो। इस प्रकार ऐसे लोगों को नागरिकों की श्रेणी में रखा गया जो संपत्तिशाली हों, पुरुष हों और सरकार को कर देते हों। इसके अलावा महिलाओं को, दासों को और गरीब लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था और उन्हें निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखा गया था। अतः हम देखते हैं कि जो 1791 में फ्रांस में क्रांति के परिणाम स्वरूप नया संविधान बनाया गया, उसमें नागरिकों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र में हम उस शक्ति के विभाजन को देख सकते हैं जिसका प्रावधान 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान में किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकों को 2 श्रेणी में बांटा गया था, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक जो थे उन्हें मताधिकार का जो राइट था वो प्राप्त था और इनकी जो संख्या थी वो 2.8 करोड़ की कुल जनसंख्या में 40 लाख लोगों की थी। जबकि निष्क्रिय नागरिक जो थे उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था और लगभग 30 लाख स्त्री, पुरुष, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। फिर ये नागरिक जो थे वो वोट करके निर्वाचित समूहों को चुनते थे, 50,000 पुरुषों को, और वो लोग वोट डालकर नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे जिसके सदस्य 745 हुआ करते थे। और इस प्रकार जो
न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी और सक्रिय नागरिक थे, वो सब मिलकर और साथ में मंत्री वो राजा की सत्ता को विभाजित करते थे। अतः इस प्रकार जो 1791 का नेशनल असेंबली का संविधान अस्तित्व में आया, भले ही उसमें नागरिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया था, सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक, परंतु इसके माध्यम से राजा की सत्ता को विभाजित कर दिया गया था। अतः यह पहली बार हुआ था दुनिया में और खासतौर से फ्रांस में, जब राजा की निरंकुश सत्ता को विभाजित करने का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान पारित किया गया था, उसकी जो शुरुआत होती थी वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ होती थी। दोस्तों ध्यान दें आप इन शब्दों पर, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, क्योंकि 25 वर्ष से उम्र से अधिक आयु के सिर्फ उन पुरुषों को नागरिक माना गया था जो सरकार को 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। इसमें महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए इस संविधान की जो शुरुआत होती थी वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से होती थी और इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार को शामिल किया गया था, जिन्हें नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार माना गया था। नैसर्गिक का मतलब ये कि ये अधिकार नागरिकों को जन्म से ही प्राप्त हो जाते थे और कोई भी व्यक्ति या संस्था नागरिकों के इन अधिकारों को छीन नहीं सकता था। इसके अलावा राज्य का यह कर्तव्य था कि वह नागरिकों को प्राप्त इन नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। अतः जो नागरिक थे उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी राज्य को सौंप दी गई। दोस्तों यदि हम उन प्रावधानों पर दृष्टिपात करें जिन्हें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा पाठ्य पुस्तक में स्रोत गा के रूप में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। इनमें पहला था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। तो ये पहला प्रावधान था दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी और यह स्वतंत्रता लोगों को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती थी। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो राजनीतिक संस्था जो है, राज्य, राजा, कानून आदि, उनका उद्देश्य व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करना है। तीसरा, सभी प्रकार के संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। अर्थात जो भी कार्य राज्य के अंतर्गत काम करने वाले लोग करेंगे वे कार्य होंगे जिसे जनता स्वीकार करे और जनता विरोध ना करती हो। नंबर 4 दोस्तों, स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए हानिप्रद ना हो। अर्थात जिस आज़ादी की हम बात करते हैं वह आज़ादी वह है जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचता हो। उदाहरण के लिए जब हम राजा के बारे में सोचते थे तो राजा जब भी कर बढ़ाता था उससे आम जनता का अहित होता था, इसलिए उसे हम हानिकारक मानते थे। लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया वह यह किया गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी दूसरे के अधिकारों को या हितों को नुकसान ना पहुंचाना है। पांचवा था कि समाज के लिए किसी भी हानिप्रद कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई हानिकारक कार्य करता है जिससे समाज को हानि पहुंचती है तो कानून के द्वारा उसके ऊपर बंदिश लगाई जा सकती है। छठा था दोस्तों कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। अर्थात दोस्तों कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। जो भी कानून बनाया जाए वह लोगों की इच्छा के अनुरूप बने, किसी व्यक्ति के हुक्म को कानून ना माना जाए। उदाहरण के लिए लुई 16 से पूछा जाता था कि राज्य क्या है, वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मैं जो आदेश दे देता हूँ वही कानून है। परंतु 1791 के नेशनल असेंबली के संविधान में बताया गया कि कानून का अर्थ है ऐसे नियम जिन्हें जनता हानिकारक ना माने बल्कि वह उनका स्वागत करे। नंबर 7 दोस्तों कि कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहरा जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही बंदी बनाया जा सकता है।
नंबर 8, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अर्थात व्यक्ति जो चाहे बोल सकता है, लिख सकता है, समझा सकता है लोगों को, परंतु इससे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान उस व्यक्ति को रखना होगा जो इस अधिकार के अंतर्गत अपने विचारों को सामने रखना चाहता है, लोगों के सामने पेश करना चाहता है। नंबर 9, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आमदनी के मुताबिक समान रूप से कर लगाया जा सकता है। अर्थात इंसान को राज्य को टैक्स देना चाहिए ताकि राज्य सुचारू रूप से अपने कार्यों को कर सके। नंबर 10, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक जरूरतों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना जरूरी ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। अर्थात यदि राज्य किसी की संपत्ति को अपने पास रखता है तो उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति पूरी तरीके से विस्थापित ना हो। तो दोस्तों, ये मुख्य प्रावधान थे जो 1791 के संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में किए गए थे। लेकिन दोस्तों, ये जो संविधान बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 ईस्वी में, हम इसको पूरी तरीके से संपन्न संविधान नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें सत्ता और मताधिकार एक संपत्तिशाली छोटे से वर्ग को दिया गया था। अतः तत्कालीन लोगों ने जो उस समय जीवित थे और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते थे, इसके बारे में तरह तरह से अनुमान लगाना और इसकी कमियों को निकालना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जियां पॉल मरा। इन्होंने क्या कहा था इस नए संविधान के बारे में और नेशनल असेंबली द्वारा स्थापित की गई संस्था के बारे में, इसका एक अच्छा उदाहरण पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 11 पर दिया गया है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नए संविधान और नेशनल असेंबली की नई व्यवस्था के बारे में जियां पॉल मरा का क्या मानना था। क्रांतिकारी पत्रकार जियां पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल अर्थात जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी, जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। तो दोस्तों, ये जियां पॉल मरा के विचार थे इस नई व्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत ये माना गया था कि इसके अंतर्गत जो नई व्यवस्था 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा की गई है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, सत्ता को अमीरों के हाथों में सौंप दिया गया है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये व्यवस्था केवल तभी तक चलेगी जब तक कि जनता इन विचारों को मानेगी, और जब जनता को गुस्सा आया तो वो इसी प्रकार इस जुए को, इस व्यवस्था को ख़त्म कर देगी, जैसे उसने क्रांति के परिणाम स्वरूप कुलीन तंत्र की सत्ता को ख़त्म कर दिया है। इस प्रकार लोगों ने तरह तरह से इस नई व्यवस्था के बारे में सवाल या निशान लगाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, ये जो नई व्यवस्था आई थी, इसमें चित्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया ताकि लोगों को नई व्यवस्था के बारे में समझाया जा सके। राजनीतिक प्रतीकों के मायनों को समझाने के लिए अलग अलग जो चित्र इस्तेमाल किए गए थे, उनकी तरफ हम दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले था टूटी हुई जंजीरें। टूटी हुई जंजीरें जो थी वो दासों की मुक्ति का प्रमाण था। और उसके बाद था छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। इसके माध्यम से फ्रांस में लोगों की ताकत को समझाने की कोशिश की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति अकेला प्रशासन के खिलाफ बगावत करता है तो प्रशासन के लिए उसे चुप करना, उसकी आवाज़ को दबा देना बहुत आसान होता है, परंतु बात अगर संगठित लोगों की जाए तो उनको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद है त्रिभुज के भीतर रोशनी बिखेरती हुई आग। दोस्तों, ये अज्ञान के अंधकार को मिटाने की एक इशारा था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों ने तीसरे वर्ग में जो परिवर्तन किया था, तीसरे वर्ग का सदस्य होने के बावजूद भी जो परिवर्तन किया था, उसे इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। अगला है राजदंड। दोस्तों, ये वो हथियार था जिसका इस्तेमाल फ्रांस में राजा के द्वारा किया जाता था और ये राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। तीसरा है, आगे है, अपनी पूंछ में लिए सांप
समानता की प्रक्रिया अंगूठी का कोई और छोर नहीं है। अर्थात समानता के मायने क्या है, कैसे स्थापित की गई है, इसके बारे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद है लाल फ्राइजियन टोपी, दासों एवं आज़ाद होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। दोस्तों, जो दास गुलामी से आज़ाद हो जाते थे, इस लाल फ्राइजियन टोपी का इस्तेमाल वो लोग करते थे जो बताता था कि पहले ये दास थे लेकिन अब ये आज़ाद होकर स्वतंत्र नागरिक बन चुके हैं। उसके बाद है लाल सफ़ेद नीला, नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा था। और उसके बाद है डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। अर्थात जब कानून को मानवीय रूप दिया गया तो उसे एक पंखों वाली स्त्री का रूप दिया गया। और अंत में है विधिपट, अर्थात कानून सबके लिए बराबर है और उसकी नज़र में सब बराबर है। तो ये चित्र थे दोस्तों जिसके माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के मायने लोगों के सामने रखे गए। इसके द्वारा लोगों को समझाया गया कि नई क्रांति के द्वारा जो नई व्यवस्था आई है, हम चित्रों के रूप में कैसे उन लोगों तक इसके मायनों को पहुंचा सकते हैं जो शब्दों को पढ़ने में असक्षम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अध्ययन किया फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।